साल भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई एक बार फिर वैश्विक मंच पर छा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने यूपीआई की सराहना करते हुए इसे अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बताया है, क्योंकि भारत अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की वजह से दुनिया में सबसे तेज डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन गया है। यही वजह है कि भारत के यूपीआई का मुरीद अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ भी हो गया है। क्या कारण है यूपीआई की इस वैश्विक प्रशंसा के? कैसे बदल रहा है यूपीआई हमारे लेन देन का तरीका, और क्यों अन्य देश भी अब भारत के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं? आज के इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, करेंगे चर्चा अपने एक्सपर्ट्स के साथ। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो दुनिया में भारत के यूपीआई पेमेंट सर्विस का डंका बज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूपीआई की जमकर तारीफ की है। आईएमएफ ने कहा है यूपीआई का तेजी से विकास हो रहा है, जो भारत में बाकी सभी डिजिटल भुगतान के तरीकों से आगे है। वहीं लोग अब नकद का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएमएफ ने कहा है कि यूपीआई के जरिए भारत में अब प्रति माह 18 अरब से अधिक का लेन देन हो रहा है। इसके अलावा भारत अब किसी भी देश की तुलना में सबसे तेज भुगतान करता है और इसका श्रेय पूरी तरह से यूपीआई को जाता है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई एक क्विक और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसे भारत में साल 2016 में शुरू किया गया था। इसे एनपीसीआई द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए विकसित किया गया था। और अब आपको बताते हैं कि क्यों खास है यूपीआई। दरअसल डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूपीआई जैसी सुविधा आपको घर बैठे आसानी से पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दे देती है। इसके अलावा इसके लिए आपको यूपीआई सपोर्ट करने वाले ऐप जैसे पेटीएम, फोन पे, भीम, गूगल पे, इनकी ज़रूरत होती है। खास बात यह है कि यूपीआई आपको स्कैनर, मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, इनमें से सिर्फ एक जानकारी होने पर भी पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा को दे देती है। और इसकी ख़ास बातों में अगर हम इसके उद्देश्यों को जानें तो इसका उद्देश्य है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इंटरबैंक लेन देन को आसान और फास्ट बनाना। और आज ये सिस्टम डेबिट, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे अन्य माध्यमों की तुलना में कहीं ज़्यादा लोकप्रिय है। यूपीआई बहुत ही सहज है, आसान है और सुरक्षित तो है ही। इसमें इसके अलावा बहुत सी ऐसी खासियत हैं जिन्होंने भारत में डिजिटल भुगतान को पूरी तरह से बदल दिया है। 24 घंटे लेन देन की सुविधा और सिंगल क्लिक भुगतान और वर्चुअल एड्रेस जैसी सुविधा। इसके साथ ही एक ही ऐप में कई बैंकिंग सेवाओं को ऑपरेट करने की भी इसकी क्षमता है, और इसी क्षमता ने इसे वित्तीय तकनीक में एक क्रांतिकारी बदलाव बना दिया है। और इसका जो परिणाम है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की यूपीआई का डंका बज रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। शुभमय भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, और प्रसून शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संस्थापक एवं सीईओ डब्ल्यूएस। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। शुभमय जी, सबसे पहले आईएमएफ ने जो तारीफ की है इसके मायने हम आपसे समझना चाहेंगे। आईएमएफ का ये जो शोध पत्र है जिसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो यही दिखाता है कि इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि कैश के बदले जो सिस्टम इंडिया ने लॉन्च किया है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, इसका फ़ायदा ये रहा है कि सिर्फ लोगों को कैश से हटने का सुविधा ही नहीं, साथ में शुरुआत में जो एक पहल किया गया था कि लोग एक कंपनी का ही माध्यम से अपना लेन देन कर सकते थे। उस चीज़ को आगे ले जाकर यूपीआई ने सिस्टम बना दिया है कि आप इस वक्त पेमेंट अगर करना चाहे तो आप किसी भी पेमेंट यूज़र का वॉलेट इस्तेमाल करके एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप पेमेंट कर सकते हैं। कि जैसे अगर आप पेटीएम में हैं, वहाँ से आप फ़ोन पे में पेमेंट कर सकते हैं। आप फ़ोन पे हैं तो आप गूगल पे आ सकते हैं। इसका दो फायदा बहुत ज़्यादा है कि एक तो लोगों को कैश से मुक्ति मिलने का एक बहुत बड़ा संभावना मिल गया है, खासकर हमारे रूरल सेमी अर्बन जगहों पे, जहाँ पे कैश का लेन देन से लोगों को अलग होने से फ़ायदा ये रहा है कि उनके ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा रिटन एक रिकॉर्ड बन गया है, जो उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा
एक एक एक, एक जिसे कहते हैं रिटन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनके सामने प्रस्तुत हुआ है। दूसरा चीज, इसके चलते बहुत सारे कंपनियों का कई तरह का एक्सपेरिमेंट्स, जो बिजनेस पॉसिबिलिटीज, वो सब सामने आया है। तो दोनों मिलाकर यूपीआई भारत का एक ऐसा पहल है जो दुनिया में अभी एक मिसाल, बहुत बड़ा मिसाल बन गया है। जी बिल्कुल। प्रसून जी, आपसे समझना चाहेंगे, हर महीने 18 अरब से ज़्यादा का यूपीआई लेन देन हो रहा है। 2016 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या उस वक्त ये कल्पना की गई थी, और ये जो विस्तार है ये उम्मीद के मुताबिक है? जी बिल्कुल, ये एक तरह से डिजिटल क्रांति है, और ना सिर्फ ये एक सिस्टम है। एक्चुअली भारत ने तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट किया है। अगर आप दो बड़ी डिजिटल इकोनॉमी देखिए जो यूएस ओरिएंटेड है, जिसको गैफैम से जाना जाता है, जो कि है गूगल, एप्पल, ऐसी कंपनीज ओन करती है, और दूसरा चाइनीज जिसको बैटेक्स, बायदू, अलीबाबा, टेंसेंट, वो ड्राइव करते हैं। भारत ने एक अनोखा अपना डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल इकोनॉमी करी है जो पब्लिक गुड के लिए है। इसमें कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, और इसका स्केल अगर आप देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में तकरीबन 130 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन, जिसका टोटल वैल्यू जो है 200 लाख करोड़, ये किसी एक या छोटे देश की इकोनॉमी की तरह है जो यूपीआई में ट्रांजैक्ट हो रही है, और 99.2% सक्सेसफुली ये ट्रांजैक्ट हो रही है। तो वॉल्यूम भी है, और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस भी हो रहा है, और ये फिर कई आयाम खोलता है डिजिटल इकोनॉमी के। एक तो आप उनको पेमेंट का अनेबलमेंट कर रहे हैं, सेकंड उनका डिजिटल क्रेडिट बना रहे हैं जिससे उनको डिजिटल लेंडिंग हो सकती है, जो कि जो अभी हमारी जीडीपी में तकरीबन 2 से 30% का कंट्रीब्यूशन है। अगले 4 से 5 सालों में यूपीआई और जैम ट्रिनिटी के कारण हमारी इकोनॉमी में जो डिजिटल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 10 से 15% तक बढ़ेगा। तो ये एक तरह से डिजिटल क्रांति है, और विश्व की सबसे उभरती हुई डिजिटल इकोनॉमी भारत क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। शुभमय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से डिजिटल इकोनॉमी को हम भारत की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ बता रहे हैं, वो किस तरह से संभव हो पाया और किस तरह से इसने इसमें योगदान दिया? क्योंकि जब हम बात करते हैं, बहुत सारे इस तरह के जो हमारे व्यापारी थे, जो छोटे व्यापारी थे या जो रेहड़ी पटरी वाले थे, और जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि जो कैश का भुगतान है, कैश पर निर्भरता है, वो कम हुई है। बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन थी जो कैश होती थी, उनको मार्क ही नहीं किया जा सकता था। शुभमय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, मैं आपका सवाल का जो लास्ट लाइन था वो मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से दोहरा देंगे? शुभमय जी, ये आसान है, सुरक्षित है, और इसकी जो पहुंच है वो सब तक हो चुकी है। कई बार किसी ने कल्पना नहीं की थी, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो भी डिजिटल भुगतान है उसमें सहभागी बन सकेंगे। ये जो एक सोच रही, इसी को एक जो दीर्घकालिक जिसे विजन कहते हैं, इसी ने यूपीआई को, जो हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था है, उसकी रीढ़ बना दिया। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, यूपीआई का जो सक्सेस है वो इतना 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 ड्रास्टिक रहा है कि इसके चलते हम यूपीआई जैसे दूसरे स्कीम का भी अब कल्पना कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी भारत सरकार में पावर मिनिस्ट्री ने एक नया स्कीम का आरंभ किया है, इंडिया एनर्जी स्टैक, और वो इसीलिए शुरू किया गया है कि वो यूपीआई से चलते हम लोगों को जो फायदे मिले हैं, वैसे ही फायदे हमारे पावर सेक्टर में लोगों को अपने घर में सोलर पैनल लगाकर उसके उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को सेल करके उससे इमीडिएट प्रॉफिट लेने का एक बहुत बड़ा कल्पना हम तभी कर पाए हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं किया गया है। एक आध जगह पे पायलट प्रोजेक्ट में किया गया है, जो हम अभी नेशनल लेवल में रोल आउट की बात सोच रहे हैं, और सब मान रहे हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है। तो इतनी बड़ी चीजें हम ला पा रहे हैं बिकॉज हमारी यूपीआई में ये जो नेशनल लेवल जो स्प्रेड आउट हुआ और इतनी जल्दी, और लोगों को अच्छा लगा क्योंकि सिंपल है, इजी टू ऑपरेट है, सहज है, इसको करने में किसी को कोई ज़्यादा कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, इसमें जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसमें किसी को कोई एडिशनल पेमेंट
का खर्च का जरूरत नहीं माना गया है। ये एक पब्लिक गुड के हिसाब से माना गया है कि जैसे हमें जैसे बिजली जैसे पानी या दूसरी कुछ चीज़ों में हमें जैसे कि बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, उसे बेसिक चीज़ माना गया है भारतीय आर्थिक व्यवस्था में। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अर्थशास्त्री हैं, जाने माने सीईओ हैं ईग्रो के। चरण सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और आपसे जानना चाहेंगे, IMF की तारीफ करना अपने आप में एक बड़ा महत्व रखती है और इसके साथ ही ये भी साबित हो जाता है कि UPI केवल भारत ही नहीं, अब जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है उस पर भी एक बड़ा मॉडल बन गया है। पहले 7 देश इसे अपनाते थे और इसमें अब 2 देश और जुड़ गए हैं। इसमें दो राय नहीं है। ये जो UPI की आप बात कर रहे हैं, कुछ वर्षों से ये हम लोगों का जैसे लोहा दुनिया में चल रहा था कि हमने किस तरीके फाइनेंशियल इंक्लूजन को टैकल किया है। मैं उस टाइम पे रिजर्व बैंक में था जब हमने पहली बार इस पे अध्ययन किया था 2008-9 में कि क्यों हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। हमने काफ़ी मॉडल ट्राई किए, हैंड हेल्ड डिवाइसेस ट्राई किए, सब कुछ किया, पर 2014 के बाद इसको हम लोगों ने मिशन मोड पे ले लिया। मिशन मोड का मतलब है कि हमने नए नए अकाउंट्स खोले और इसको जब हमने मोबाइल की टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया और आधार कार्ड ने KYC हमें प्रदान कर दिया और ये जैम ट्रिनिटी बन गया, तो 2016 में जैसे ही डीमोनेटाइजेशन ट्राई हुआ तो हमने देखा ये तो कमाल हो गया कि यहाँ सब लोग अभी इधर आने शुरू हो गए। अगर आप आंकड़े देखें उस रिपोर्ट के साथ IMF ने बिल्कुल तथ्यों के बेसिस पे जो बात कही कि जून 2016 में करीब 21 बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कर रहे थे, अभी 675 कर रहे, तो सब लोग जुड़ गए। और जैसे अभी अभी बताया जा रहा था, जिस सहज तरीके से ये सारा हो रहा है, एक किस्म का जैसे कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है और इसी ऑपरेशन के अंदर वॉल्यूम्स भी बढ़े, वैल्यू भी बढ़ा। आपको ताजुब होगा कि हम लोग ATMs जो इतना पूरे देश में फैला के रखे हुए थे, अब ATMs में लोग जाने कम हो। 16 लोग हम लोग देखते थे महीने में, एक इंसान 16 बार ATM में एक महीने में जाता है, अब 8 बार जा रहा है, क्योंकि UPI ने इतना अच्छा ऑल्टरनेटिव दे दिया, इतना सहज तरीके से दे दिया। और क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इसने इतना अच्छे तरीके से हिट किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रॉब्लम हम लोग उन दिनों में देखते थे कि विकसित देशों में, अमेरिका, UK, उनमें भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रॉब्लम था। क्योंकि हमने UPI से फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिट कर दिया, रेल पटरी के लोग, रेडियो और इन सब लोगों को जोड़ लिया, वो लोग अभी ये मॉडल को बहुत अपनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ पर जो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है, इससे वो कर पाएंगे। तो बहुत ही लाभदायक, और इस पे पूरा जो ग्राउंड वर्क हुआ स्टेज बाय स्टेज, वो बहुत अहमियत रखता है। जिस तरीके मैंने बताया कि 21 से 625 इंस्टीट्यूशन जुड़ गए 7 सालों में, एक एक करके कदम उठाया गया। एक और चीज मैं कहनी चाहूंगा, आपने देखा QR कोड रेडी में भी लगा होगा और साथ में साउंड आएगा। वो QR कोड और साउंड का जो तालमेल है, उससे ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई, सबने सुन ली, जिसने पेमेंट की, जिसने रिसीव की। तो इस तरीके के जो फीचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी की सहायता के साथ इसमें ऐड किए गए, ये उसकी सफलता में बहुत अहम है। बिल्कुल, इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती,
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विश्व पटल पर भारत की यूपीआई के डंके की। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चरण सिंह, आपके पास आना चाहेंगे और आप ही से समझना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं कि इसने जीवन में बदलाव लाया है, जब रेडी पटरो वालों की हम बात कर रहे हैं और आपने बड़ा अच्छा एक उदाहरण भी दिया है, कैश में भी ट्रांजैक्शन होते थे, लेकिन यूपीआई के आने से क्या कुछ उनकी ज़िंदगियों में भी बदलाव आया है, क्या कुछ असर पड़ा है जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं? देखिए, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करने वाला हूँ। मैं खुद रिजर्व बैंक में काम करके सर्वे कर रहा था इन रेडी पटरी के लोगों का बॉम्बे में, और वहाँ पर जो सर्वे मैंने किए, जो सिर पे केला बेचते हैं, ठेले वाले हैं, वो मार्केट में जो आपका टोकरी उठा के साथ चलते हैं, बम्बई डिब्बे वालों की बात। आपको बम्बई के शहर में बाहर से बहुत लोग आके काम करते हैं और रात को घर नहीं जाते, रात को कहीं वहीं पे सड़क पे सो जाते हैं। उनको प्रॉब्लम ये था कि कैश कहाँ रखेंगे, दिन में कमाई की, अब आज घर नहीं जाना है, 2 दिन 3 दिन के बाद घर जाना है, कैश कहाँ रखेंगे? तो उनको डर था कि रात को कैश कोई ना कोई आके छुरा मारेगा और मेरा कैश ले जाएगा। आप उनके एंगल से देखिए, अभी उनको कैश नहीं कहीं रखने की जरूरत है, उनके अकाउंट में सेफ पड़ा है। उसका मतलब ये भी हुआ कि इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहाँ बाहर से वर्कर्स आते हैं, उनके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। रात को मंडी में 12-1 बजे तक काम हो रहा है, कैश की जरूरत नहीं है, अकाउंट में पैसा सुरक्षित है। इसका मतलब यही हुआ कि क्राइम भी कम हो गया। ये भी मतलब हुआ कि जो इनफॉर्मल सेक्टर था वो फॉर्मल हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के मन में जो ट्रस्ट बन गया कि अभी हम बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आप कितने और प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं, कॉमर्स और ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की जिंदगी में जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड लोग थे, जिनको हम हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे, बैंकिंग इंडस्ट्री को भी लगा कि हाँ, ये तो हमारे लिए कॉमर्स, ट्रेड और बिजनेस का बहुत अच्छा मुद्दा बन गया, और इन लोगों को भी अच्छा लगा। और ऊपर से ये भी देखिए, आप और मैं जब शॉपिंग करने जाते हैं क्राउडेड मार्केट्स में, हमारे मन में भी कई बार डर होता था कि कैश के कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीधा जैम ट्रिनिटी के कारण फोन से ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो सिर्फ इन्हीं लोगों की जिंदगी में तब्दीली नहीं आई, हम लोग पूरे जैसे समाज में उसकी इंप्रूवमेंट होगी। इसके अलावा एक चीज तो है ही है, जो हम लोग अभी ट्रैक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो वो टैक्स पेयर के लिए और सरकार के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, यही तब्दीली जो है वैश्विक परिदृश्य में एक मॉडल के रूप में सामने आ रही है। शुभमोय जी, जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये विकासशील देशों के लिए एक बड़ा मॉडल बन के सामने आया है। बिल्कुल, ये यूपीआई एक ऐसा फाइनेंशियल इनोवेशन है जिसका आप अभी चर्चा भी कर रहे थे कि ग्लोबली इसका कोई मिसाल नहीं है। आधार के बेसिस पे यूपीआई को जो तैयार किया गया, और यूपीआई का खास चीज़ आप देखेंगे कि इसमें 4 एंटिटी है, 2 बैंक और 2 एक पेयर और एक पेई, यानी कि जिससे पेमेंट आ रहा है और जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। 4 एंटिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके कंटिन्यूअस 7 सेकेंड के अंदर ट्रांजैक्शन करना, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है जो दुनिया में जितने भी फेमस ब्रेक थ्रू हुए हैं, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, किसी भी इंजीनियरिंग, किसी भी तरह का ब्रेक थ्रू में, उसमें मैं एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मानूंगा इस चीज़ को। और इसी का ही फलस्वरूप है कि इसका ट्रांजैक्शनल कैपेसिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आजकल लोगों को भारत के किसी भी जगह पे सोचने की जरूरत नहीं होती है कि हम पेमेंट कैसे लेंगे या पेमेंट कैसे पहुंचाएंगे। ये दिस फाइनेंशियल लिटरेसी को जो एक धक्के में हम लोग कई, जिसे कहते हैं दशक का एक सफर तय करवा दिया, ये मैं मानता हूं कि भारत के पिछले 2016 से अभी तक का ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और इसीलिए ये दुनिया के सामने एक, नॉट ओनली दैट, ये करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट सिस्टम का एक बहुत बड़ा बुनियाद बन गया है, जो ग्लोबल साउथ में जिस पर काफ़ी चर्चा होती है, उस चीज़ को रोकने के लिए करप्शन और ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और करप्शन कम करना,
उसमें यूपीआई का उसको संभव करने में यूपीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रसून जी, आपसे समझना चाहेंगे, भारत का जो डिजिटल भुगतान की ताकत है ये एक वैश्विक मानक बनने की भी क्षमता रखती है, ये अब साबित हो रहा है। तो जिस तरह से हम तमाम देशों की सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, तो ये भारत की सॉफ्ट पावर में भी इजाफा करता हुआ दिखाई देता है जब तमाम देश अब इसके महत्व को स्वीकार रहे हैं। ना सिर्फ सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर को भी ये दिखाता है भारत की, और ये दिखाता है कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप बात करिए कि ये एक डिजिटल इकोनॉमी बनाई गई है और उसके ऊपर बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। जैसे अगर आप भारत में देखिए 550 बैंक्स है, 70+ ऐप्स है जो इस पे काम कर रही है, और ये जो प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया स्टैक का, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे बाकी इनोवेशंस भी हो सकती है। ना सिर्फ IMF, FATF पे भी ये प्रस्ताव रखा गया है, जो सिंह साहब ने बोला था, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को डिजिटली ट्रैक करने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है। थर्डली, विश्व पटल पर जो UN जैसे एजेंसीज हैं जो रिलीफ वर्क करती हैं या फंड ट्रांसफर्स करती हैं, वो भी एक पायलट तौर पे इस पे डिस्कशन कर रही है, क्योंकि ये बेनिफिशियरी के पास डायरेक्ट जाता है, उनके पास डिजिटली रिकॉर्ड होता है। ना सिर्फ वो एक फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री और एक डिजिटल आइडेंटिटी भी क्रिएट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम भारत ने क्रिएट किया है, जो कि आगे आने के तौर पे, मतलब अगर आप देखें डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ 2 या 3 इकोनॉमी कम्पीट कर पाएंगी, और इसमें भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो किसी बड़ी कंपनी के अधीन नहीं है। अगर आप US में देखें, गूगल, एप्पल, ये डोमिनेट कर रहे हैं। अगर आप चाइना में देखें, बाइडू और अलीबाबा वो डोमिनेट कर रहे हैं। पर अगर आप भारत की एक वाहिद ऐसी डिजिटल इकोनॉमी है जो पब्लिक गुड के लिए है, हम UPI में 0% कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं करते, ऐसे ही हम ONDC क्रिएट कर रहे हैं और एक एनर्जी स्टैक भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये दुनिया के पास एकमात्र विकल्प है डिजिटल इकोनॉमी में, अगर आपको ई-गवर्नेंस या कैशलेस इकोनॉमी के तौर पे आगे बढ़ना। बिल्कुल। डॉक्टर शरण सिंह, आपसे इसी परिदृश्य में एक सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह से बात हो रही है कि करप्शन फ्री एनवायरनमेंट है ना, करप्शन फ्री ट्रांजैक्शन, और जो लाभार्थी है उसको सीधे लाभ, ये इसके प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। ऐसे में कई तरह के चैलेंजेस भी हैं जो IMF ने गिनाए हैं। अगर उनमें से देखते हैं, एक कॉम्पिटिटिव और खुले माहौल को बनाए रखने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है? हाँ, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिस्क तो इन्वॉल्व है ही है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम लोग जितना इस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो चीटिंग के केसेस भी सामने आ रहे हैं। एक सिंपल सा केस मैं आपको बताता हूँ जिसमें चीटिंग भी नहीं, करप्शन भी नहीं। एक गलत बटन अगर दब जाए तो पैसा कहाँ का कहाँ चला जाता है, और उसको रिवर्स कराने में भी टाइम लग सकता है। इसके अलावा जिस तरीके के हमारे यहाँ फ्रॉड्स सामने आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास ही होना चाहिए, और ये इंस्ट्रूमेंट का एक्सेस किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। आप भी जानते हैं कि कभी कभी इसकी रीडिंग कोई और भी कर सकता है, और उससे वो ट्रांजैक्शन भी हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये इतना स्विफ्ट मैकेनिज्म है और इतना तेज गति से चलता है, ये ट्रांजैक्शन कहीं भी जा सकती है। तो उसके लिए फायरवॉल्स का बहुत ज़रूरी है, और रिजर्व बैंक और जितनी फिनटेक कंपनीज हैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही हैं कि वो पूरे फायरवॉल्स बने रहें। इसके साथ इसके अलावा डेटा लीक भी हो सकता है, और ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री भी लीक हो सकती है कस्टमर की, वो भी एक प्राइवेसी के इश्यूज हैं। तो फायरवॉल से काफ़ी ज़्यादा हम लोग उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है दुनिया में, जहाँ जहाँ भी ये जाएगा, तो क्रॉस बॉर्डर भी हमें उनके साथ लाइजन की ज़रूरत होगी। साइबर क्राइम और फ्रॉड दोनों के लिए हमें एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा, और अलग अलग एजेंसीज अलग कंट्रीज में उनके साथ तालमेल रखना पड़ेगा कि अगर इनमें फ्रॉड हो रहा है या साइबर क्राइम हो रहा है, किस तरीके हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस चल सकती हैं, इसलिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसके ऊपर बहुत ज़रूरी हो जाएगी। इसीलिए जो संस्थाएं IMF है, BIS है, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड है, इन सबको बीच में आना पड़ेगा।
बिल्कुल, तो तमाम जो है सुविधाएं भी हैं और तमाम जो बातें हैं उन पर ध्यान भी रखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी धमक अब वैश्विक पटल पर जो है स्वीकार की जा रही है और ये जो प्रशंसा है IMF की केवल प्रशंसा नहीं है बल्कि भारत के डिजिटल नेतृत्व की एक मुहर भी है विश्व पटल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चरणजीत, बहुत शुक्रिया प्रसून जी आपका और शुभमय भट्टाचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।